नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। आज हम इसमें अपने रिवीजन मोड के लिए एक नई श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम यूपीएससी पीटी 2024 के लिए पढ़ेंगे। क्या इस पीडीएफ में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इस पीडीएफ में हम पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो पिछले 2023 का पेपर और साथ ही साथ 2022 का पेपर में ट्रेंड देखेंगे, तो अगर 10 क्वेश्चन हिस्ट्री से आ रहे हैं तो कम से कम 7 क्वेश्चन आप देखेंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री और मेडुअल से ज़्यादा पिक कर रहे हैं। क्योंकि पिछले 2015 के बाद से क्या हो रहा था कि एंशिएंट मेडुअल को थोड़ा स्किप करके मॉडर्न पे जो बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा था, अब एंशिएंट पे किया जा रहा है। तो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा मानना है कि हर एक पोर्शन को पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे एंशिएंट हो, मॉडल हो, मेडुअल हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, इंडियन ज्योग्राफी, कुछ भी हो, सब कुछ पढ़ना है। क्योंकि प्रीलिम्स में कोई आज तक प्रिडिक्शन नहीं हो पाया है कि प्रीलिम्स में क्या पूछ देगा। इसलिए हमें अपने हर एक कोने को अच्छे से मजबूत करना है, जिससे हम पेपर में अच्छे से परफॉर्मेंस कर सकें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिएगा। याद रखिए, हम किसके लिए तैयारी कर रहे हैं? यूपीएससी 2024 के लिए हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। कुछ चीज़ें मैंने जो बुक से सीधा ऐसे स्क्रीनशॉट लेके लगा दी है, क्योंकि इस तरह का डायग्राम मुझसे नहीं बन पा रहा था। साथ ही साथ मुझसे कहते हैं पावर पॉइंट पे पढ़ाना भी नहीं आता। मैंने स्लाइड तो बना ली किसी तरह, लेकिन पावर पॉइंट नहीं बना पा रहा था। तो अगली बार मैं कोशिश करूँगा, इतना भी बना लिया हूँ कि मैंने अभी तक कंप्लीट जो इस पहले वीडियो में या 2 वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूँगा। पूरा आपका देखेंगे प्री हड़प्पा और हड़प्पा मैं पूरा कंप्लीट करने के बाद वैदिक काल में कंप्लीट करूँगा, जो मैं आपका पीडीएफ में उसमें करूँगा। हाँ, जो मैं वर्ड पे बनाऊँगा, लेकिन इसको मैंने इस पे कर दिया है। चलिए प्रारंभ करते हैं बिना समय खराब किए, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर मैं बता दूँ, ये एक रिवीजन सीरीज़ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। इसमें मैं सारे तथ्य बुक से, कहीं से, सारी जगह से कलेक्ट करके सारे तथ्य इसमें डाल रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि फैक्ट के साथ-साथ पूरा कॉन्सेप्ट भी रिवीजन हो जाए। चलिए प्रारंभ करते हैं। आप पहले देखेंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास क्या-क्या है, मतलब प्राचीन भारत का इतिहास कैसे-कैसे बनता है। आप देखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल से है, फिर आद्य ऐतिहासिक काल से है और फिर ऐतिहासिक काल से है। प्रागैतिहासिक काल में क्या होता है कि इसमें ना लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और ना ही हमने इसको पढ़ा हुआ है। आद्य ऐतिहासिक में क्या होता है कि लिखित साक्ष्य है पर हमने पढ़ा नहीं है। ऐतिहासिक में क्या होता है? ऐतिहासिक में जो साक्ष्य और साहित्य हमने दोनों पढ़ लिए हैं। ठीक है? अब इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले कि जो प्रागैतिहासिक काल है उसको हम देखेंगे। ये देखिए 3 भागों में बाँट रहा है। पहला पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल की जो अवधि है 5 लाख से लेके 10,000 वर्ष तक है। मध्य पाषाण काल की अवधि 10,000 साल से लेके 8,000 साल तक है। और नवपाषाण की जो आप देखेंगे, वो आपको जहाँ से खेती के साक्ष्य मिल जाएँगे, पशुपालन के साक्ष्य मिलने सीधे प्रारंभ होंगे, वो आपको 8,000 साल से मिलेगा। यहीं आपको गेहूँ के साक्ष्य मिलेंगे, जो लौरा देव से मिलना स्टार्ट हो जाएँगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो आप ये देख रहे हैं कि जो पूरा पाषाण काल है 5 लाख से लेकर 10,000 साल तक, इनको हम 3 भागों में बाँटे, क्योंकि ये बहुत बड़ा कालखंड है। एक बार में इसको सिमट न करके 3 भागों में बाँटा गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और और उच्च पूरा पाषाण काल। जो निम्न पूरा पाषाण काल है वो 5 लाख वर्ष से लेके 50,000 वर्ष तक है। फिर मध्य पूरा पाषाण काल जो है वो 50,000 वर्ष से लेके 40,000 वर्ष तक है। फिर उसके बाद जो उच्च पूरा पाषाण काल है वो 40,000 से लेके 10,000 साल तक का है। और जो ये निम्न पूरा पाषाण काल है, इसमें क्या-क्या उपलब्धियां हैं, इसमें देखेंगे आप कि इसमें जो उत्तर पश्चिम में सोहन घाटी या पेबुल चापर चॉपिंग संस्कृति और दक्षिण भारत में हैंड एक्स वाली तथा भीमबेटका बेल घाटी आती है। मतलब इसमें पूरा बता दिया गया। इसमें आप निम्न पूरा पाषाण में क्या-क्या देखेंगे। फिर आप आएंगे जब मध्य पूरा पाषाण काल में आएंगे, तो इसमें बेलन घाटी, सोन घाटी, कृष्णा घाटी के बारे में देखेंगे। साथ ही साथ इसमें मेवासा के बारे में भी देखेंगे। फिर आएगा आपका उच्च पूरा पाषाण काल।
इसमें बेलन घाटी, रेंगूट, सोन घाटी तथा सिंह भूमि आदि आपको देखने की मिलेगी। मैं बहुत ही कम शब्दों में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, बाकी पीडीएफ में लिखा हुआ है, आप इसको पॉज़ करके देख भी सकते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया जो हमारा प्रागैतिहासिक काल था, जिसमें ना लिखित साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं, ना ही कुछ ऐसा साहित्य है। तो वो प्रागैतिहासिक काल है और ना ही हमने इसको पढ़ा है। तो इसके बारे में हमने सिर्फ़ एक कालखंड कर लिया है, मनुष्य के अवशेषों और साथ ही साथ जो खुदाई के अवशेष मिले हुए हैं, उनसे हमने कालखंड को विभाजित कर लिया है। अब हमारा देखेंगे तो आद्य ऐतिहासिक काल में आएगा। इसकी विशेषता क्या है कि इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, किंतु इसको हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है? देखिए ये काल डिवीज़न भी पूछा जाता है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? तो आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब ये है कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, लेकिन हमने पढ़ा नहीं है। इसमें उपलब्ध है, ये कैसे मिल रहा है? ये हड़प्पा मिल रहा है। हड़प्पा में विभिन्न प्रकार की मोहरें मिली हैं, उसमें चित्रात्मक लिखी है वो। जो हड़प्पा में चित्रात्मक लिपि है, हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। तो लिखित तो है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। इसको हम देखेंगे तो ये कुल मिला के इसका उद्भव के बारे में देखेंगे। तो ये है जो वहाँ से घूम के यहाँ आया है पीडीएफ में, उसमें ये लिखा है कि उद्भव ताम्र पाषाण काल में हुआ। इसका उद्भव कब हुआ? ताम्र पाषाण काल में हुआ। साथ ही साथ इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हाँ, सिंधु नदी ये आप जानते ही हैं। उसके बाद यह है कैसी सभ्यता थी? नगरी सभ्यता थी। यानी बहुत ही इसमें देखेंगे बहुत छोटे शब्दों में बहुत अच्छे से लिख दिया है कि हड़प्पा की क्या-क्या विशेषता थी, कि वो विशेषताओं में आप देखेंगे यह जो आप एक नगरी सभ्यता थी। ये अक्सर पूछा जाता है कि हड़प्पा कैसी सभ्यता थी? एक नगरी सभ्यता थी। अब जब इसी हड़प्पा को हम 3 भागों में विभाजित किए हैं, एक है प्रारंभिक हड़प्पा अवस्था, हाँ, फिर है परिपक्व हड़प्पा अवस्था और फिर है उत्तर हड़प्पा सभ्यता है। आरंभिक हड़प्पा सभ्यता में देखेंगे तो ये 3500 से लेके 2350 ईसा पूर्व तक है। फिर परिपक्व हड़प्पा देखेंगे तो 2350 से लेके 1750 ईस्वी पूर्व है और उत्तर हड़प्पा सभ्यता देखेंगे 1750 से लेके ईस्वी पूर्व से आगे तक है। मेन जो पूछा जाता है अवधि के तौर पर कार्बन डेटिंग से ये हमें प्राप्त हुआ है परिपक्व हड़प्पा अवस्था, जिसे हम नगरी हड़प्पा अवस्था भी कहते हैं। ये हो गया पूरा आपका हड़प्पा काल। इतने में आपने पढ़ लिया हड़प्पा काल का काल विभाजन, आपने अच्छे से देख लिया। अब उसके बाद हम जो ये पीडीएफ देखने जा रहे हैं पेज पे, ये हम देखने जा रहे हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के सूत्र क्या हैं। कि देखिए यूपीएससी में सूत्र तो सब पूछता है, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, बहुत अच्छे से पूछता है। तो अब जो हमारा ऐतिहासिक काल आता है, जिसमें लिपि भी लिखी हुई है और हमने उसको पढ़ा भी है, उसके बारे में क्या-क्या है वो देखने जा रहे हैं। अब है ये लिखा हुआ है कि भार प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के सूत्र क्या हैं? मतलब कैसे-कैसे हमें प्राचीन भारत के बारे में किस-किस माध्यम से क्या-क्या हमें जानकारी मिलती है। उसको हम 2 भागों में बाँटते हैं। पहला हम देखते हैं पुरातात्विक सूत्र, जो खनन से हमें प्राप्त हुए हैं, जो खुदाई से प्राप्त हुए हैं। और दूसरा हम देखते हैं साहित्यिक स्रोत, मतलब कि क्या-क्या लिखा गया है, जिसमें कि आप देखेंगे कोई काव्य लिखा है, तो कोई बुक लिखा है, कोई ग्रंथ लिखा हुआ है, तो ये सब इसमें आएँगे। अब पहला हम देखने जा रहे हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में क्या आएगा? इसमें अभिलेख आएँगे, देखेंगे आप अशोक के अभिलेख, ये सब तो अभिलेख आएँगे ना। फिर स्मारक एवं भवन देखेंगे, जिसमें आप चंद्रगुप्त मौर्य का जो अवशेष मिले हैं महलों के, वो देखेंगे। फिर सिक्के, फिर देखिए आपने कुषाणों ने क्या कहते हैं सोने के सिक्के चलाए, हाँ, सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलाए, ये सब आ गया। उसके बाद मूर्ति देखेंगे, आप हड़प्पा काल में ही मूर्ति देखेंगे, नर्तकी की मूर्ति है, एक साधु की मूर्ति है। चित्रकला देखेंगे भीमबेटका की चित्रकला के बारे में और मोहरें जो देखिए लोथल से प्राप्त हुई हैं हमें, जो हमें हड़प्पा काल में विदेशों से व्यापार के बारे में बताती हैं। तो ये सब हो गया हमारा पुरातात्विक स्रोत। अब फिर आएगा हमारा क्या? साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को कैसे देखेंगे? एक भारतीय इतिहास साहित्य के बारे में देखेंगे, एक विदेशियों साहित्य के बारे में। साहित्य 2 प्रकार के लिखे गए, एक भारतीयों के द्वारा जो लिखे गए वो और जो विदेशियों से प्राप्त हुए, जैसे मेगास्थनीज़ हो गया, मेगास्थनीज़ की इंडिका से मिल गया हमको क्या उसने लिखा है। फिर उसके बाद इब्न बतूता ने क्या लिखा है, तो इस तरह के जितने भी या चीनी जितने भी सब कुछ इसमें आ जाएगा। याद रखना है यहाँ से क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट फँसेगा, कौन-कौन से भारतीय साहित्य के स्रोत हैं या कौन-कौन से विदेशी साहित्य हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, तो इससे हमें ये ध्यान रखना
चाहिए। एक मिनट देखता हूँ दिख कैसा रहा है। सही दिख रहा है। अब है भारतीय साहित्य। भारतीय साहित्य में हम देखेंगे 3 प्रकार के साहित्य को बाँटा गया है। एक है धार्मिक साहित्य है, फिर है धर्मनिरपेक्ष साहित्य है और एक है संगम साहित्य है। धार्मिक साहित्य में आप देखेंगे हम कितने भाग हैं? धार्मिक साहित्य के 3 भाग हमने किए हैं। पहला है ब्राह्मण साहित्य, फिर बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। ये तीनों पार्ट को हमको अच्छे से पढ़ना है कि इसमें से बहुत ज़्यादा जो मटेरियल हमको मिलने वाले हैं और सीधा इसी को रट लेना है ऐसे और कुछ नहीं करना है। ब्राह्मण साहित्य पूछ लेगा, ब्राह्मण साहित्य देगा और 3-4 ऑप्शन बना देगा, हो सकता है उसमें एक लिख दे मिलिंद पंधो, तो ब्राह्मण साहित्य नहीं होगा, वो बौद्ध बौद्ध साहित्य हो जाएगा, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऐसे ही प्रीलिम्स बनेंगे, आपको एकदम ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं ब्राह्मण साहित्य में हमें क्या-क्या प्राप्त। पहला होता है हमें वेद प्राप्त होता है। वेद में क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर ब्राह्मण ग्रंथ में हमें क्या प्राप्त होता है? ऐत्रेय, कौशिकी और गोपद ब्राह्मण आदि। फिर आरण्यक में हमें क्या प्राप्त होता है? तैत्तिरीय, मैत्रेय, ऐत्रेय ब्राह्मण हमें प्राप्त होते हैं। उपनिषद में क्या प्राप्त होता है? छंदोग उपनिषद है, फिर कठोपनिषद है, फिर बृहन्नायक उपनिषद है। अब वेदांग में हमें क्या प्राप्त होता है? वेदांग में हमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये सब हमें वेदांग में प्राप्त होते हैं। अब उपवेद में क्या है? आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद। फिर षड दर्शन आपने देखा है, सांख्य, योग, न्याय के गौतम, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। ये जो आप सीधा इनको ये प्रश्न अभी एंशिएंट हिस्ट्री में कई बार बन चुका है कि चारों षड दर्शन के बारे में कौन-कौन से हैं, वो कहते हैं लाइन से लिख दिया है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा है। अब महाकाव्य क्या-क्या है? रामायण, महाभारत, ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब ब्राह्मण साहित्य में आ रहे हैं। सब पूछेगा सीधा, ये सब ब्राह्मण साहित्य में आ रहे हैं। ये बौद्ध साहित्य या किसी साहित्य में नहीं जा रहे, ये भी ध्यान रखना है आपको। अब उसके बाद हम देखेंगे कि पुराण क्या-क्या है। विष्णु पुराण है, भागवत पुराण है, शिव पुराण है, गरुड़ पुराण है। फिर स्मृति में क्या आएगा? मनु स्मृति आएगा, नारद स्मृति आएगा, याज्ञवल्क्य स्मृति आएगा, तो ये सब आएगा। ये हो गया। अब उसके बाद हम देखने जा रहे हैं बौद्ध साहित्य। एक बार मैं इतनी तेज से इसलिए चल रहा हूँ कि ये रिवीजन मोड की क्लास है। इसमें ज़्यादा हम पूरा डीप में नहीं जा सकते, हमें सिर्फ ऊपर-ऊपर से देखना है और क्विक रिवीजन करना है। हाँ, लेकिन इतना देखना है कि कोई फैक्ट छूटे ना और हमारा रिवीजन अच्छे से हो जाए। अब आगे देखने जा रहे हैं बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, मिलिंद पंधो, बुद्ध चरित और दिव्यावादन आदि हैं। इसमें से आपको ये बुद्ध के बारे में ये 3 तो याद रहेगा, लेकिन ये 3 भी याद रखना है कि मिलिंद पंधो, उसके बाद बुद्ध चरित और दिव्यावादन भी क्या है? बौद्ध साहित्य संबंधित है। अब प्रारंभ होता है जैन साहित्य। जैन साहित्य में क्या-क्या मिलेगा? जैन साहित्य में आपको मिलेगा परिशिष्ट पर्वत, भद्राबाहु चरित्र, भगवती सूत्र और कल्प सूत्र। देखिए, आपको भगवती सूत्र आपने कई बार पढ़ा होगा, कल्प सूत्र पढ़ा होगा और भद्रबाहु चरित्र नहीं पढ़ा होगा। ये भी ध्यान रखिएगा, भद्रबाहु थे जो चंद्रगुप्त मौर्य को कर्नाटक लेके चले गए थे, तो भद्रबाहु चरित्र भी है। और उसके बाद परिशिष्ट पर्वत, ये आप तक कहीं भी अभी तक पेपर में नहीं आया है, तो हो सकता है क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाए कि जैन साहित्य के रूप में कौन है, तो परिशिष्ट पर्वत है। उस ये खत्म हो गया। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो जाएगा और डार्क कलर भी है, उतना समझ में नहीं आएगा। तकनीकी जो रबड़ होता है बहुत सही होता है, छूते मन पूरा हटा देता है। बीच से कहीं हटाना रहे कुछ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब मैं इसके लिए थोड़ा कलर चेंज कर दूँ, व्हाइट कलर ले लूँ? हाँ, ये सही आ रहा है इस पे कलर पे। अब आएगा धर्मनिरपेक्ष साहित्य, जिसमें कोई धार्मिक बात ना की गई हो। तो उसमें क्या आएगा? कौटिल्य का अर्थशास्त्र आएगा, जिसमें राजनीति के बारे में बात की गई है। फिर कल्हड़ की राजतरंगी आएगा, पढ़नी का अष्टाध्यायी आएगा,
विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस आएगा। फिर उसके बाद देखेंगे कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम आएगा। फिर उसमें मालविकी अग्निमित्रम आएगा, रघुवंश आएगा, मेघदूत। देखिए ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि कालिदास के कौन-कौन से ग्रंथ हैं, तो कौन-कौन से हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम है, फिर मालविकी अग्निमित्रम है, रघुवंश है और मेघदूत है। रघुवंश और मेघदूत जरूर याद रखिएगा कि और शिल्पादिकरम जो है वो कालिदास की ना होके वो इलांग की है। उसके बाद आएगा बणभट्ट का हर्षचरित आएगा और कादम्बरी आएगा, दोनों याद रखिएगा। बणभट्ट ने दो चीज लिखी, एक हर्षचरित लिखी हुई है और कादम्बरी लिखी हुई है। ये सीधा क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं सीधा पूछेगा बणभट्ट की रचनाएं कौन कौन सी है, तो आपको लिखना पड़ेगा उसमें, टिक लगाना पड़ेगा कि हर्षचरित है और कादम्बरी है। हो सकता है दोनों दे दे और कोई तीन ऑप्शन बना दे और पूछ ले केवल एक सही है, केवल दो सही। जैसे कि 2023 के पेपर प्री में आपने देखा होगा, उसमें तुक्केबाजी को ज्यादा प्रमोट किया गया था। जिस तरह के इसमें क्वेश्चन बने थे, केवल एक केवल दो, कौन सा सही ये नहीं पता है, केवल एक केवल दो, इस तरह के प्रश्न आए थे जिसका छात्रों ने बहुत ज्यादा विरोध भी किया था बाद में। लेकिन अब यूपीएससी स्वायत्त संस्था है, वो अपने हिसाब से निर्णय लेगी। लेकिन हाँ, उसके ऊपर इस बात का दबाव जरूर गया होगा कि ये एक तुक्केबाजी को प्रमोट करने वाली प्रक्रिया थी। अब आएगा संगम साहित्य, देखते हैं संगम साहित्य में क्या है। तिरुकुल है, आपको पता है, शिल्पादिकरम है, मणिमेखलम है और जीवक चिंतामणि है। तिरुकुलम क्या है, एक व्याकरण ग्रंथ है। शिल्पादिकरम क्या है, एक आप देखेंगे ये एक काव्य, एक जो प्रेम कथा है। इसकी शिल्पादिक्रम मतलब क्या होता है, शिल्पादिक्रम मतलब आप देखेंगे कि इसमें जो है एक एक प्रेमिका की बात की गई है। उसके बाद है मणिमेखला और जीवक चिंतामणि है। देखिए संगम साहित्य में आपको जीवक चिंतामणि नाम से लगा होगा ये हिंदी साहित्य है, लेकिन नहीं, ये आप संगम साहित्य में जोड़ेंगे। ये समाप्त हो गया। अब उसके बाद हम देखने जा रहे हैं विदेशी साहित्य। देखिए इतने में से आपका एक क्वेश्चन तो तय है, मैं कह रहा हूँ यूपीएससी और यूपीपीसीएस में आपका एक, यूपीएससी में एक क्वेश्चन और यूपीपीसीएस में दो तीन क्वेश्चन तो यहाँ से फिक्स रहते हैं। अब उसके बारे में हम देखने जा रहे हैं कि विदेशी साहित्य जो जो हमें प्राप्त हुए हैं कौन कौन से, यूनान एवं रोम के लेखक से, फिर चीनी लेखक से और अरबी लेखक से। हाँ, यूनान में आप देखेंगे मेगिस्थनीज, टालमी, हेरोडोटस, नियार्क और अरिस्टोबुल्स आदि हैं। ठीक है, और चीनी लेखक में देखेंगे तो फयान, हिंगसांग, इतिस्यांग है। हाँ, उसके बाद देखेंगे आप अरबी में देखेंगे तो अरबी लेखक में देखेंगे तो अल सुलेमान, अल मसूद, इब्न बतूता है। इब्न बतूता कहाँ से आया था, ये प्रश्न 2022 या 21 प्री में पूछा था। हाँ, यूपी पीसीएस में पूछा था। ये मोरक्को से आया था, कब आया था, 1320 में आया था, ये भी ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमने क्या देख लिया, हमने दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए। पहला हमने प्राचीन भारत का इतिहास पूरा देख लिया खंडवार बना के, और उसके बाद इसमें क्या पूछेगा, इसमें मेनली ये पूछेगा कितने कितने वर्ष तक का विभाजन है, बस मेनली ये पूछेगा। और हो सकता है ये पूछ ले कि इसमें किस कारण से इसको आद्य इतिहास, प्रागैतिहासिक कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक कहते हैं या ऐतिहासिक कहते हैं। फिर उसके बाद ये यहाँ से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बनेगा कि कौन कौन से लेखक ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है या कौन सा साहित्य में क्या क्या मिलता है। अब उसके बाद आ जाएंगे हम अभिलेख, शासक और विषय, मतलब जो अभिलेख आए हैं उसको किसने लिखा है और वह किस शासक के बारे में है। यहाँ से प्रश्न सीधे बनने वाले हैं, इसलिए मैंने इस टॉपिक को भी बुक से उठाया है कि आप रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। इसको थोड़ा और जूम कर लें कहिए तो, कोई दिक्कत ना हो तो। देखते हैं कैसा शो कर रहा है। हाँ, सही शो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो साइड साइड से यहाँ कट रहा है वो ज़्यादा कुछ नहीं है, उसको मैं पढ़ दूंगा, आप जान जाएंगे। अब देखेंगे हाथी गुम्बा अभिलेख। हाँ, किस शासक ने बनवाया था, खारवेल ने बनवाया था। विषय क्या था इसका, खारवेल के शासक की घटनाओं का क्रमबद्ध। इसी में आप देखेंगे कि कलिंग की युद्ध के बारे में है, सब कुछ इसी के बारे में है। खारवेल कहाँ के राजा थे, वो कलिंग के राजा थे। उन्होंने एक अभिलेख बनवाया था, हाथी गुम्बा अभिलेख बनवाया था। अब है जूनागढ़ अभिलेख, वो किसका है, वो गिरनार में, जूनागढ़ याद याद रखिएगा कहाँ है, ये गिरनार में है। और ये किसका अभिलेख है, ये रुद्रदामन का, सीधा याद रखिएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख था। इसका विषय क्या था, इसमें रुद्रदामन की विजय
व्यक्तित्व एवं कृत्यों का विवरण है, मतलब कि इसमें रुद्रदामन ने क्या-क्या विजय किया, उसका व्यक्तित्व कैसा था, वह कैसी विचारधारा रखता था, इसके बारे में उल्लेख है। अब है नासिक का अभिलेख, जो गौतमी बालश्री का है। सीधा मतलब विषय तो बहुत कम, विषय तो आपको यूपीएससी में लेकिन यूपी पीसीएस में देखेंगे आप, जो उसी की समकक्ष होता है, वो सीधा पूछ लेता है कि यह किस राजा का है अभिलेख। और यूपीएससी में ये तो ये पूछेगा, साथ ही इस स्टेप पे बढ़ जाएगा। इसीलिए आप देखेंगे इस वीडियो में आपको दोनों परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। मुझे जहाँ तक अभी सूचना मिल रही है कि यूपीएससी जो है टल गया है, उसकी डेट जो है आगे हो गई है, मेरे ख्याल से जून में चली गई है, और जून या जुलाई में आप देखेंगे यूपी पीसीएस भी है। तो देखिए कि दोनों का प्रीलिम्स लगभग एक जैसा तो नहीं होता है, लेकिन हाँ काफ़ी सिमिलैरिटी भी देखने को मिलती है। और दोनों का जो मेंस का सब्जेक्ट एक है, सिर्फ जो एक दो साल से जो मेंस में आपने यूपी पीसीएस में यूपी पीसीएस स्पेशल आ गया है, बस ऑप्शनल को उसमें हटा दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। नासिक अभिलेख किसका है? गौतमी बालश्री की है, रचनाकार है। इसमें लिखा क्या है? इसमें लिखा ये है, सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण गौतमी पुत्र सातकर्णी के संबंध में। यानी सातवाहन शासक था, इसका विवरण है घटनाओं का, और खासकर गौतमी पुत्र सातकर्णी का है। इसका नासिक का अभिलेख याद रखिएगा। अब है प्रयाग स्तंभ लेख। ये किसका है? समुद्रगुप्त का, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग इसमें हर्ष लगा देते हैं, क्योंकि हर्ष आता था, वो अपने पैसे दान करता था हर 5वें वर्ष में, तो लोग इस प्रयाग स्तंभ में क्या लगा देते हैं? हर्ष। हाँ तो लेकिन गलत है। इस समुद्रगुप्त का अभिलेख है, इसमें क्या है? समुद्रगुप्त की विजय एवं नीतियों के बारे में उल्लेख किया गया है। क्या किया गया है? समुद्रगुप्त ने, जो आप अपने जीवन काल में कोई भी युद्ध नहीं हारा था, उसके पीठ में करीबन 100 से ज्यादा तलवार के निशान थे, इस तरह के उसमें उल्लेख है। फिर है एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख किसका है? वो है पुलकेशन द्वितीय का। बहुत ध्यान से याद रखिए, एहोल अभिलेख है पुलकेशन द्वितीय का। इसमें क्या बताया है कि हर्ष एवं पुलकेशन द्वितीय के युद्ध का वर्णन है। हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के युद्ध का इसमें वर्णन है। अब है कि अ, भीतरी स्तंभ अभिलेख। इसमें क्या है? भीतरी स्तंभ अभिलेख में ये किसका है? ये स्तंभ गुप्त का है। इसमें क्या लिखा हुआ? इसके जीवन के अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन है। उसके बाद आता है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख में क्या है? मालवा नरेश यशोधर्मन का ये अभिलेख है, साथ ही सैनिक उपलब्धियों का वर्णन भी है, कि मंदसौर अभिलेख में मालवा के नरेश जो यशोधर्मन थे, अपने सैनिक में कैसे कैसे उपलब्धि प्राप्त की, उनके पास क्या क्या शस्त्र थे, उसके बारे में उल्लेख किया है। तो एक बार इसको और रिवीजन कर लेते हैं, बल्कि इसको थोड़ा रफ करके तब रिवीजन करते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। तो हाथी गुम्बा अभिलेख खारवेल का है। चलिए रिवीजन करते हैं। हाथी गुम्बा अभिलेख किसका है? खारवेल का। क्या है इसमें? खारवेल के शासन के बारे में लिखा हुआ है। फिर जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्रदामन का। इसमें क्या है? उसके रुद्रदामन की विजय के बारे में है। फिर नासिक अभिलेख है, किसका है? गौतमी बालश्री का है। इसमें सातवाहन शासकों की घटनाओं का क्रम है, खासकर तो गौतमीपुत्र सातकर्णी का। प्रयाग स्तंभ लेख किसका है? समुद्रगुप्त का है, समुद्रगुप्त के विजय के बारे में है। ऐहोल अभिलेख किसका है? पुलकेशन द्वितीय का है, उसमें हर्ष और पुलकेशन के युद्ध के बारे में है, साथ ही साथ इसमें बताया गया है कि सती प्रथा के बारे में भी उल्लेख है। फिर भीतरी स्तंभ अभिलेख किसका है? वो स्तंभगुप्त का है, इसमें स्तंभगुप्त के जीवन के बारे में उल्लेख है, साथ ही साथ इसने जो सुदर्शन झील का वो भी कराया था, क्या नाम है, जीर्णोद्धार कराया था, उसके बारे में भी अभिलेख है। फिर मंदसौर अभिलेख है, ये मालवा नरेश यशोधर्मन का है। ये सारा कुछ खत्म हुआ। अब है प्रमुख साहित्यिक रचनाएं। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है, हॉट टॉपिक हो जाता है, इससे भी प्रश्न बनते हैं। जैसे कि एक जगह सारा मैंने रख दिया है बुक से लेके, आप रिवीजन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। एक तरफ रचनाएं हैं, फिर रचना है, रचनाकार है, और उसकी विशेष तथ्य क्या है, किस बारे में लिखा हुआ है। देखिए ये दोनों पोर्शन जो होते हैं वो यूपी पीसीएस के लिए होते हैं, और ये तीनों पोर्शन मिला के आप देखेंगे तो ये तीनों पोर्शन आपको हो जाएंगे यूपीएससी के हो जाएंगे।
तो चलिए आगे देखते हैं। अब अष्टाध्यायी किसकी रचना है? वह पढ़ने की है। क्या है, कैसा ग्रंथ है ये व्याकरण ग्रंथ है। तिरुवोल तिरुवोकुलचुली ऐसे कर कुछ नाम है, वो संगम साहित्य में मिलेगा आपको। अब मुद्रा राक्षस है, वो विशाखा दत्त का है। किस बारे में मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त? मौर्य काल के बारे में पर्याप्त जानकारी देता है। मौर्य काल के बारे में जो वर्णन क्रम है उसका, उसके बारे में मुद्रा राक्षस से जानकारी मिलती है, जो कि विशाखा दत्त का है। अब है महाभाष्य अष्टाध्यायी का टीका है। किसने लिखा है? पतंजलि ने लिखा है। पुष्यमित्र शुंग की विजय की जानकारी मिलती है। इसी में उसमें बताता है कि वो मंदिरों को तोड़ता है, ऐसे कई घटनाएं बताता है। और उसके बाद है कथा सरिता सागर। ये किसका है? सोमदेव का है। इस बात किस बारे में लिखा है? मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। उसके बाद वृहत वृहत कदम्बजरी इसका है, ये छेदम्ब का है। अर्थशास्त्र के बारे में पूछता है, कौटिल्य काल के बारे में प्रकाश डालता है। फिर आप देखेंगे कि उसके बाद आपको मिलेगा नीति सार, ये कामंदक का है। विषय क्या है? गुप्तकालीन राजतंत्र पर कुछ प्रकाश पड़ता है। मालविकी अग्निमित्रम है, किसका है? कालिदास का है। शुंग वंश के बारे में जानकारी दिखता है। फिर उसके बाद मृच्छकटिकम देखेंगे तो यह शूद्रक का है। गुप्तकालीन समाज के बारे में वर्णन देता है। हर्षचरित बड़भट्ट का है, हर्ष की उपलब्धियों के बारे में देता है। उसके बाद देखेंगे रामचरित, वो है वह संध्याकार नंदी का, ये इंपॉर्टेंट है। रामचरित संध्याकार नंदी का है। यह है बंगाल के शासक रामपाल के जीवन कथाओं के बारे में है। फिर पृथ्वीराज रासो है, ये चंद्रबरदाई का है, पृथ्वीराज की उपलब्धियों के बारे में है। रास तरंगिणी किसका है? कल्याण का है। इस विषय में कश्मीर में राजवंश का क्रमबद्ध जानकारी देता है। इस प्रकार से ये खत्म हुआ। इसको आप एक बार 2 बार जरूर पढ़िएगा। इससे प्रश्न आपके यूपीएससी में तो नहीं आया तो यूपीपीसीएस में जरूर एक प्रश्न आ जाएगा। अब उसके बाद देखेंगे कि विदेशी साहित्य जो है उसको देखेंगे। विदेशी यात्रियों का सबसे पहले देखने जा रहे हैं। यूनान एवं रोम के जो यात्री हुआ आए थे उनके बारे में इसमें उल्लेख करने जा रहे हैं। देखिए 2-4 स्लाइड में और आपको इस तरह पिक्चर मिलेंगे, उसके बाद आपको जो है टेक्स्ट के फॉर्म में मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि यूनान एवं रोम के शासक ने क्या क्या लिखा है। पहला है कि यूनान के प्राचीन लेखकों में टेसियस एवं हेरोडोटस का नाम प्रसिद्ध है। किसका? टेसियस और हेरोडोटस, 2 का नाम प्रसिद्ध है। टेसियस में देखेंगे तो ईरान का राजवैदक था। टेसियस के वर्णन का अधिकांशता कल्पित कहानी है, जो पूर्णतः अविश्वास है, जिसपे पूर्णतः विश्वास नहीं कर सकते हैं। मतलब कि अपने मनगढ़ंत कहानी के बारे में लिखा हुआ है, टेसियस ने लिखा है। उसके बाद आएगा आपका हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। यह प्रश्न कई बार बना है कि इतिहास, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। इसने 5वीं सदी से ईस्वी पूर्व में हिस्टोरिका की रचना की। इससे भारत और फारस के संबंध का वर्णन मिलता है। इसके बारे में मिलता है समय, यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको बस राइट कर दूँ। ये तो भारत और फारस के संबंधों के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए कैसे दिख रहा है। सही है। हाँ, इसने इसकी पुस्तक 5वीं सदी ईसा पूर्व में कौन सी आई थी? हिस्टोरिका। हिस्ट्री से हिस्टोरिका आई थी, यहीं से इसका नाम पड़ा। अब उसके बाद है सिकंदर के साथ आने वाले लेखक कौन से? नियार्कस, अर्नेसिकिक्स और अरिस्टोबुलस आए थे। ये तीनों नाम इसलिए ध्यान रखिएगा कि सीधा यूपीएससी में प्रश्न बनेगा कि सिकंदर के साथ आने वाले लेखक कौन कौन से थे। तो एक था नियार्कस, फिर दूसरा आप देखेंगे आने सिक्रेटिस, और तीसरा देखेंगे अरिस्टोबुलस आया था। और उसके बाद देखेंगे कि सिकंदर के पश्चात के लेखक में 3 राजदूत मेगास्थनीज, डायमेकस और डायोनिसियस के नाम उल्लेख है। मेगास्थनीज के पश्चात जो लेखक आए थे वो आप देखेंगे, सॉरी सिकंदर के बाद, सिकंदर के जाने के बाद जो यूनान और रोम से आए थे लेखक, वो कौन थे? मेगास्थनीज, जिसकी पुस्तक इंडिका थी। फिर डायमेकस और डायोनिसिस आए थे। इन्हीं सब के उल्लेख में आप मौर्य वंश के और गुप्त मौर्य वंश के बारे में देखने को मिलता है। फिर से याद रखिए कि जो सिकंदर के साथ आए थे वो नियार्कस, आर्नेसिकिट्स और अस्टेम्बुल्स आए थे। सिकंदर के पश्चात जो लेखक आए थे वो
मेगास्थनीज आए थे, फिर डायमेकस आए थे और डायोनिस आए थे। उसके बाद आप देखेंगे कि जो मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन राजा कौन था, तो सेल्यूकस निकेटर था, ये ध्यान रखिएगा। अब है मेगास्थनीज ने इंडिका में मौर्य युगनी समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। साथ ही इसने इसमें यह भी वर्णन किया है कि यहाँ दास नहीं पाए, मतलब इंडिया यानी कि भारत में दास नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद देखेंगे डायमेकस। डायमेकस कौन था, जो मेगास्थनीज के बाद आने वाले में से एक था। यह सीरिया नरेश एंटियोकस का राजदूत था, या बिंदुसार का राजदरबार में आया था। डायमेकस किसके राजदरबार में आया था? राजदरबार में वो आया था, आप देखेंगे बिंदुसार के शासनकाल में आया था। अब है उसके बाद डायोनिसियस या मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फिया का राजदूत था, जो बिंदुसार अन्य स्रोतों में अशोक भी पढ़ने को मिलता है कि राजदरबार में आया था। यानी कि पूछ लेगा अशोक के शासनकाल में कौन आया था, वो डायोनिसियस आया था, जो मिस्र के राजा टालमी फिलाडेल्फिया का राजदूत था। अब उसके बाद आएगा प्लिनी। प्लिनी कौन थे? इसने पहली सदी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी, जिसमें भारत के पशु, पौधे और अन्य खनिज पदार्थों को जानकारी मिलती है। हाँ, साथ ही साथ इसमें देखेंगे फिर उसके बाद टालमी के बारे में उल्लेख है। टालमी जो है, टालमी की पुस्तक जियोग्राफी, याद रखिए कई बार प्रश्न आ चुका है कि जियोग्राफी किसकी पुस्तक है, वो टालमी की है। तो टालमी की पुस्तक जियोग्राफी और किसी अन्य अज्ञात लेखक जिसका नाम है पेरिप्लस ऑफ एशियन थ्री, याद रखिएगा, जहाँ एशियन ये नाम आया, ये नाम 3 बार आ चुका है परीक्षा में अब तक। इसके लेखक कौन है? चौथा ऑप्शन बना देगा, इसमें से कोई नहीं। टिक करना रहेगा आपको, इसमें से कोई नहीं, क्योंकि पेरिप्लस ऑफ एशियन थ्री के जो लेखक हैं अभी तक पता नहीं चले हैं, तो वो अज्ञात सूत्र हैं। और टालमी की पुस्तक जियोग्राफी है। तो ये जो आप देखेंगे अब तक हमने देख लिया है कि कौन कौन से लेखक कब कब आए थे। अब उसके बाद यहाँ एक स्लाइड मिस कर गई है, इसके बाद एक स्लाइड मिस कर गई है दोस्तों, इसीलिए ये पहले पीपीटी बनाना उसके बाद पीडीएफ बनाने में बहुत दिक्कत होती है, कोई ना कोई स्लाइड मिस हो जाती है। हाँ, तो इसमें स्लाइड जो मिस हो गई है उसके बारे में बता दूं, किसके कौन कौन से मिस। एक चीनी यात्रियों के बारे में विवरण मिस मिस हो गई है, और एक अरबी यात्रियों के बारे में हो गई। चीनी यात्रियों में फायान, हेंगसांग और इतिसियांग का मिस हो गई है। फिर उसके बाद अब फिर अरबी लेखक में आप देखेंगे तो अलबरूनी और इब्न बतूता का जो थी वो मिस हो गई हैं। जो ऊपर हमने ये देखा था ना, ये ये यूनान को तो हमने पूरा पढ़ लिया था। हाँ, किसके बारे में क्या क्या विषय। चीनी लेखक का एक क्रम याद रख लीजिएगा बस। हाँ, एक क्रम से दिया हुआ है। और उसके बाद आप देखेंगे कि जब अरबी लेखक का जो क्रम दिया हुआ इसको एक बार देख लीजिएगा बस। ये दोनों स्लाइड जो थी, ये दोनों स्लाइड जो है मिस हो गई हैं, बाकी सब कुछ है इसमें। अब चलिए हम देखने जा रहे हैं कि भारतीय इतिहास के बारे में देखने जा रहे हैं कि यहाँ तक जितनी सामग्री थी, कौन किसने क्या लिखा, वो हमने देख लिया। अब देखने जा रहे हैं हम प्राचीन भारत को देखने जा रहे हैं। थोड़ा लेक्चर लंबा होगा क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि 20 वीडियो में हम पूरा का पूरा जो हिस्ट्री है वो रिवीजन कर लें। 20 घंटे या 40 घंटे में रिवीजन कर लें, क्योंकि जितना ज़्यादा रिवीजन किए रहेंगे उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि भारतीय इतिहास को 3 भागों में, जो पहले भी हमने बताया था कि प्रागैतिहासिक लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। उसके बाद ऐतिहासिक, इसमें लिखित साक्ष्य हैं पर हम पढ़ नहीं पाए हैं। ऐतिहासिक जिनमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, जो ऊपर हमने बात की थी वही लिखा हुआ है। और उसके बाद बात देखेंगे जिस काल का संपूर्ण अध्ययन पुरातात्विक स्रोत पर निर्भर हो, अर्थात जिस काल में लिपि का विकास नहीं हुआ हो, उसे प्रागैतिहासिक कहते हैं। वही मतलब कि लिपि का विकास नहीं हुआ था, उसे प्रागैतिहासिक कहते हैं। साथ ही साथ देखेंगे आद्य ऐतिहासिक कालक्रम से संबंध कौन कौन रखते हैं, वो हड़प्पा और
हड़प्पा सभ्यता रखती है। फिर साथ ही साथ देखेंगे जिस काल में आप देखेंगे कि लिपि का विकास हो गया हो और परिपक्व हो चुकी हो, तो इस संदर्भ में हम भारत की 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बारे में पढ़ना प्राप्त करेंगे, जिसमें आप देखेंगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म के बारे में आ जाएगी। उसके बाद दिया हुआ है कि इंडिया शब्द इंडियस से निकला हुआ है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। दरअसल उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानी और यूनानी, ये याद रखिएगा, ईरानी और यूनानी ने सिंधु को हिंदू अर्थात इंदूर इंदोस कहा तथा इस नदी के पूर्व में स्थित रहने वाली जो स्थिति थी उसको इंडिया कहा। मतलब सोचिए ये सिंधु नदी बह रही है, सपोज कलर चेंज कर ले तो आपको और चीज़ पता चलेगा। ग्रीन कर लेते हैं। सपोज करिए ये सिंधु नदी बह रही है। हाँ, ये आप जानते हैं पाकिस्तान में, तो इधर से ही आपके यूनान आएंगे। एक मिनट, इधर से आपके, अरे यार कलर बार बार, इधर से ही आपके यूनान आएंगे और साथ ही साथ इधर से ही आपके ईरानी लोग भी आएंगे। तो जो ईरानी लोग थे वो इंडिया शब्द वो इंडस इंडस नदी के नाम से जानते थे, ठीक है। और इंडस जो था वो संस्कृत शब्द था जिसका मतलब था सिंधु हिंदी में। और उसके बाद देखेंगे अब ये उत्तर पश्चिम से आ रहे थे, उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानी और यूनानी लोग ने सिंधु नदी को सा न बोल के वहाँ आ बोला जाता है, हिंदो बोल दिया। और इंदो से मतलब हो गया इंदोस, और इंदोस के मतलब जो सिंधु नदी थी उसके पूर्व में इस तरफ बसने, ये तो पश्चिम हो गया, इस तरफ बसने वालों को इन्होंने यहाँ इंडिया नाम से संबोधित किया। तो पूछेगा इंडिया शब्द नाम से किसने संबोधित किया, तो ईरानी और यूनानी आएगा। अब उसके बाद ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। ये है आरंभिक भारतीय पुरातत्व के प्रमुख कालखंड, जो हम लोगों ने पढ़े थे ना कि कौन कौन वर्ष तक है, उसी के बारे में है ये। 20 लाख वर्ष पूर्व वर्तमान से पूर्व तक में देखेंगे तो निम्न पूरा पाषाण काल, 80,000 काल में मध्य पूरा पाषाण काल, 35,000 साल में उच्च पूरा पाषाण काल, 12,000 साल में मध्य पाषाण, 10,000 साल में नव पाषाण काल, आरंभिक कृषि और पशुपालन यहाँ से प्राप्त। ये पूछेगा सीधा कि पशुपालन के साक्ष्य कौन से काल में मिल रहे हैं, कृषि के साक्ष्य कौन से काल में मिल रहे हैं, तो वो नव पाषाण काल हो गया। अब आएगा 6,000 ईसा पूर्व में, इसमें ताम्र ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम जो धातु उपयोग हुई थी वह तांबा हुई थी। यह प्रश्न आ चुका है, सर्वप्रथम मनुष्य ने किस धातु का उपयोग किया, तो वो तांबा थी। फिर 2600 ईसा पूर्व आएगी तो ये हड़प्पा काल के बारे में आ जाएगा। फिर 1000 ईसा पूर्व जो आएगा वो आएगा आरंभिक लौह काल और महापाषाण काल शव काल में आ जाएगा। फिर देखेंगे 6,600 से 400 ईसा पूर्व में ये आरंभिक ऐतिहासिक काल था, जिसमें आप लिपि उपी का विकास हो गया था, हमने पढ़ लिया था। नोट दे लेते, सभी तिथियां अनुमानित हैं। इसके अतिरिक्त महाद्वीप के अलग अलग भागों में हुए विकास की प्रक्रिया में व्यापक विविधताएं हैं। यदि दी गई तिथियां हर चरण के प्राचीनतम साक्ष्यों को इंगित करती है, मतलब हर चरण में जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले उसके बारे में बता रही है। अब चलिए एक नया हॉट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, प्रागैतिहासिक काल के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। कलर चेंज करना पड़ेगा, येलो सही लगता है व्हाइट पे। मिर्चा पढ़ने जा रहे हैं प्रागैतिहासिक काल। आपको पता था इसमें ना लिपि विकास हुई थी और ना ही इसमें साहित्य स्रोत मिलते हैं, इसलिए इसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहले देखने जा रहे हैं हम, क्या देखने जा रहे हैं, पूरा पाषाण काल के बारे में देखने जा रहे हैं। मिनट में देख लूं कैसे दिख रहा है, मैंने जूम आउट थोड़ा कम किया है। हाँ, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसको वो ध्यान से देखेंगे कि प्रश्न बनते हैं यहाँ से। मानव सभ्यता के आरंभिक इतिहास को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल में विभाजित करते हैं। पूरा पाषाण काल की अवधि 5 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व के बीच निर्धारित की गई है और पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया है, निम्न, मध्य और उच्च पूरा पाषाण काल में। भारत के प्रारंभिक पूरा पाषाण काल का प्रथम साक्ष्य महाराष्ट्र के बूरी नामक स्थान से प्राप्त होता है। यहाँ के लोग हस्तकुटार, विदर्णिका, एक खंडक यानी चोपर जैसे औजार बनाते थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये है इसमें कि भारत में पूरा पाषाण के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से मिल रहे हैं, वो महाराष्ट्र से मिल रहे हैं, महाराष्ट्र के बोरी से मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं,
अष्टकुटा, वेदारणी और खंडक मिल रहे हैं। फिर उसके बाद आ पाएगा कि निम्न पूरा पाषाण काल सभ्यता के विकास के बारे में उत्तर पश्चिम में स्थित सोहन नदी घाटी जो पाकिस्तान में स्थित है, यह पेबुल चापर चॉपिंग तथा दक्षिण भारत की हैंड एक्स क्लीवर संस्कृति और मिर्जापुर की बेलन घाटी तथा मध्य प्रदेश की भीमबेटका आदि से मिलते हुए साक्ष्य हैं। यानी कि निम्न पूरा पाषाण का काल क्या था, वह आप देखेंगे तो 10,000 वर्ष तक का था। तो ये जो 10,000 वर्ष तक के जो साक्ष्य में क्या क्या मिलेगा आपको, उत्तर पश्चिम में स्थित सोहन घाटी है। सोहन घाटी इस समय कहाँ पूछेगा, तो सोहन घाटी आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगी। यहाँ से आपको निम्न पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। फिर निम्न पूरा पाषाण के साक्ष्य और क्या क्या मिलेंगे, पेबुल, चापर, चॉपिंग, ये सब हथियार हुआ करते थे। ये सब सोहन घाटी आपको पाकिस्तान में मिलेंगे। चापर, पेबुल, चापिंग ये सब आपको मिलेगा। उसके बाद जब दक्षिण की संस्कृति में देखेंगे निम्न पूरा पाषाण काल में, तो वहाँ हैंड एक्स मिलेगा। हाँ, फिर उसके बाद आप मिर्ज़ापुर में देखेंगे तो मिर्ज़ापुर में बेलन घाटी है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफा आपको पता है, ये हड़प्पा से पहले की है। साथ ही साथ ये 10,000 वर्ष पुरानी, लगभग 50,000 वर्ष में आ जाती है ये। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये निम्न पूरा पाषाण काल में आती है। भीमबेटका गुफा की स्थिति निम्न पूरा पाषाण काल में आती है। अब है उसके बाद मध्य पूरा पाषाण के बारे में इसमें बता रहा है, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि मध्य पूरा पाषाण काल स्तर सामान्यतः सोहन घाटी मध्य प्रदेश, बेलन घाटी, कृष्णा घाटी, बेलन घाटी तथा नेवासा इत्यादि हैं। इस समय वे वेधनी, खुरचनी, छेदनी आदि के औजार प्राप्त हो गए थे। मध्य पाषाण काल के औजारों में क्वार्टर जाइट की जगह जैस्पर तथा चार्ट जैसे चमकीले पत्थरों का उपयोग प्रारंभ हो गया था, जिसके कारण से फलक संस्कृति कहते हैं। अब प्रश्न सीधा आएगा, फलक संस्कृति किसे कहते हैं? मध्य पूरा पाषाण को फलक संस्कृति कहते हैं, क्योंकि इसमें जो हथियार मिलने लगे थे वो अब कैसे हो गए थे, बहुत शार्प हो गए थे, नुकीले हो गए थे, और उसका फलक जो होता था वो बहुत ही धारदार होता था, इसलिए इसे फलक संस्कृति कहते हैं। फलक संस्कृति किसे कहते हैं? मध्य पूरा पाषाण कहते हैं। इसके साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं? सोहन घाटी मध्य प्रदेश, बेतवा घाटी, कृष्णा घाटी, बेलन घाटी, नेवासा इत्यादि से मिल रहे हैं। बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आया है वो मध्य पाषाण काल आ गया है। हमने पूरा पाषाण काल कंप्लीट कर लिया, अब आ गया मध्य पाषाण काल। लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 8,000 ईस्वी पूर्व के काल को मध्य पूरा पाषाण काल कहते हैं। इस काल में हुए जलवायु परिवर्तन के कारण इसमें जलवायु शुष्क व गर्म हुई। मतलब इस काल से पहले तक आप देखेंगे जलवायु का स्वरूप कुछ और था, लेकिन जब आप मध्य पाषाण काल में आएंगे, लगभग 10,000 ईसा पूर्व में आएंगे, तो यहाँ आपको जलवायु परिवर्तन के कारण जो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र था वो भी बदल गया था, जिससे यहाँ विकास के जो जीवों के विकास का चरण जो है और प्रारंभ और अच्छे तरीके से डेवलप होने लगा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो गया और जो वातावरण था और गर्म होने लगा था। अब है यह काल पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच संक्रमण काल है। संक्रमण मतलब बीच में, जाहिर सी बात है 3 काल है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। बीच वाला क्या हुआ? मध्य पाषाण काल तो हुआ, उसी के बारे में उल्लेख है। मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ, आप इस वीडियो को स्पीड स्लो करके भी देख सकते हैं और आराम से एक-एक चीज़ पढ़ भी सकते हैं। 1 मिनट रुकिए, मैं पानी पी लूँ। देखिए पीडीएफ में सब कुछ लिखा हुआ है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि क्या-क्या पढ़ना है आपको। उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो मैं कहूँगा इस वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को भेजिए भी कि इस तरह के शॉर्ट में आप यूपीएससी और यूपीपीसीएस की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अब उसके बाद देखेंगे कि इस काल में लोगों ने शिकार करना प्रारंभ कर दिया, मछली पकड़ना, खाद्य वस्तुओं को संग्रह करना प्रारंभ कर दिया था। और फिर यहीं से आप देखेंगे पशुपालन भी हल्का-हल्का प्रारंभ हो गया था। इस काल में हथियार बनाने के लिए पत्थरों के छोटे-छोटे टुकड़ों का प्रयोग किया जाता था। मध्य पाषाण काल में देखेंगे तो आपको हथियार बनाने में छोटे-छोटे टुकड़ों का प्रयोग होने लगा
था। इस काल में आप क्या देखेंगे, इस काल में आपको एक तरफ धार वाले फलक, वेधनी और संबलम सब मिलना प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे इसी काल में आप मध्य पाषाण काल में अस्थियों एवं सींग से निर्मित उपकरण भी प्राप्त होंगे। यह सीधा यह प्रश्न आ चुका है, इससे पहले कई परीक्षाओं में आ चुका है कि हड्डियों से उपकरण किस काल में बनने प्रारंभ हुए थे। तो हड्डियों से उपकरण बनने प्रारंभ हुए थे, हड्डियों एवं सींग के से उपकरण वो बनने मध्य पाषाण काल में बनने प्रारंभ हुए थे। फिर उसके बाद देखेंगे, अब उसके आगे देखेंगे इस युग में इस युग में प्राप्त मानव कंकाल मानवीय युद्ध के साक्ष्य भी मिलने लगे, यानी कि मानव कंकाल के साक्ष्य आपको मिलने लगेंगे, मध्य पाषाण काल से मिलने लगेंगे। साथ ही साथ इसमें देखेंगे कि मध्य प्रदेश के आदमगढ़ तथा राजस्थान के बागोर नामक मध्य पाषाण कालिक स्थल से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। देखिए पशुपालन का जो प्रारंभ हो रहा है इस काल से मतलब कि प्रारंभ होना स्टार्ट हुआ, लेकिन पशुपालन उत्तम मतलब कि पशुपालन के ओरिजिनल साक्ष्य आपको मिलेंगे नवपाषाण काल में। लेकिन मध्य पाषाण काल में दो स्थानों के मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से आपको पशुपालन के साक्ष्य मिलेंगे, जो कि मध्य पाषाण काल का रहेगा। हो सकता है प्रश्न लिखते कि पशुपालन का जो प्रारंभिक साक्ष्य मिलता है वो हमें पूरा पाषाण काल से मिलता है, जो कि गलत हो जाएगा। उस हल्के हल्के साक्ष्य मिलने प्रारंभ हो गए थे, मध्य पाषाण काल से हल्के हल्के साक्ष्य मिलने प्रारंभ हो गए थे। मध्य पाषाण काल में कहाँ से, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से मिलने प्रारंभ हो गए थे। उसके बाद देखते हैं मध्य पाषाण काल के साक्ष्य में सराय न्याय के शावाधान, और उसके बाद देखेंगे कि महदमा है, ये गलत लिख दिया है, ये महदहा है, इसमें स्त्री पुरुष के साथ एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। यानी मध्य पाषाण काल में ही आप देखेंगे कुछ लोग ऐसे इतिहासकार बोलते हैं कि सती प्रथा का जो हमें जो हल्का हल्का साक्ष्य मिल रहा है कि पुरुष के साथ स्त्री को दफना दिया जा रहा है। तो यही तो था ना कि जब पुरुष मर जाता था तो स्त्री भी अग्नि में खुद को झोंक देती थी। और जब मध्य काल में जाएंगे तो तदलत काल में तो वहाँ जौहर प्रथा के नाम से था ये। हाँ, फिर उसके बाद एरण अभिलेख में देखेंगे तो आपको मैंने बताया था 500 ईस्वी में था जो एरण अभिलेख था, वो पुलकेशिन द्वितीय का था, जिसमें कत्यप सती प्रथा के साक्ष्य मिल रहे थे। तो इसी तरह मध्य पाषाण काल में सती प्रथा के साक्ष्य, प्रश्न बन सकता है ऐसे कि मध्य पाषाण काल में सती प्रथा के साक्ष्य कहाँ से मिल रहे हैं, तो ये मादहा से मिल रहे हैं, जो ये गलत लिख दिया है। यहाँ पर जो वाव बन गया दा होना चाहिए था। मैं इसको थोड़ा सही करने के प्रयास करता हूँ, दा। ये देखिए पेन चेंज करना पड़ेगा, चलिए कोई नहीं, रेड कर लेते हैं। ये है मा, हाँ, मैं माउस से लिख रहा हूँ, पेन टाइप नहीं है। मादहा से ये बन रहा है। साथ ही याद रखिएगा कि यहाँ के जो प्राचीनतम शवाधान के साथ सराय नाय से मिल रहे हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद नया टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है नव पाषाण काल का नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। हमने पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल निपटा दिया है। अब नव पाषाण काल हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें देखेंगे इसमें क्या खास था कि इसमें यह लगभग आप देखेंगे 8000 जो ईसा पूर्व मार्क कर देते हैं 8000 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। और यहाँ देखेंगे आपको यहाँ मानव के स्थायी अवशेष मिलने लगते हैं कि मानव ने घर बनाकर रहना स्टार्ट कर दिया है, कृषि कार्य को प्रारंभ कर दिया है, जिसके कारण से जब आप देखिए कृषि कहीं करेंगे तो आप वहीं पर रहेंगे ना, अपने खेत को वहीं देखेंगे। तो कृषि कार्य प्रारंभ होने से स्थायी जीवन भी प्रारंभ होने के स्वरूप मिल रहे हैं। और साथ ही कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो मिलेंगे आपको मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है, वहां से मिलेगा। बहुत से अच्छे से ध्यान रखना है कि मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है और यहाँ कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिल रहे हैं। साथ में इसमें यहाँ पास क्या मिल रहा है आपको नवपाषाण काल में पॉलिशदार पत्थर के औजार मिल रहे हैं। और साथ ही साथ जो स्थायी आवास के जो साक्ष्य मिल रहे हैं वो बुर्जहोम के गर्तावाच साक्ष्य से मिल रहे हैं। मतलब स्थायी आवास के साक्ष्य मिलने और कहाँ से प्रारंभ हो रहे थे, वो बुर्जहोम जो है कश्मीर में वहां से मिल रहे थे कि लोग जमीन के नीचे अपना घर बनाकर रह रहे थे। गर्तावास के यही प्रश्न आएगा
कि गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिल रहे हैं, वो बुर्ज़होम से मिल रहे हैं। कौन से काल से मिल रहे हैं? नवपाषाण काल से मिल रहे हैं। तो ये समाप्त हुआ। अब इसके आगे देखने जा रहे हैं हम कि नवपाषाण कालिक लोग जो हैं वो क्या होते हैं, कि सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि नवपाषाण काल के लोग संभवतः मृत्यु के बाद जीवन की आस्था रखते थे, यानी कि ये परलोक में विश्वास करते थे। परलोक से नहीं, मतलब पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। इसके जो आपको साक्ष्य मिलेंगे वो ऐसे मिलेंगे कि मृतकों के साथ पशुओं को दफनाया जाता था, साथ ही साथ उसमें कुछ औजार या कुछ पहनने या खाने की चीज ये सब भी रख दिया जाता था कि जो अगला जन्म होगा उसमें इनको ये सब मिल जाएगा। तो नवपाषाण काल के में ये भी मिल रहा है हमें साक्ष्य कि ये लोग एक पुनर्जन्म में विश्वास कर रहे हैं। साथ ही देखेंगे कि मेहरगढ़ से आप देखेंगे तो एक मृतक के साथ बकरी को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं, और बुर्ज़होम में कुत्तों मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिल रहे हैं? बुर्ज़होम से मिल रहे हैं। लेकिन मेहरगढ़ से ये अब तक नहीं पूछा कि मेहरगढ़ से एक मृतक एवं एक बकरी को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो अब तक कई बार क्वेश्चन मानव और कुत्ते के साक्ष्य में जो बुर्ज़होम था वो पूछ चुका है, लेकिन ये नहीं पूछा है अभी तक कि मेहरगढ़ से मृतक के साथ बकरी को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो याद रखिएगा, मेहरगढ़ से मानव और बकरी के साक्ष्य मिले हैं, और बुर्ज़होम में देखेंगे तो आपको मानव के साथ कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं। अब उसके बाद देखेंगे कि नवपाषाण काल में हाँ, आप देखेंगे कि कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिल रहे हैं, किंतु यहाँ किसी भी प्रकार से व्यापारिक संबंध साक्ष्य नहीं है। यानी कि कृषि विषय को मतलब लोग अपनी जीविका के लिए प्रारंभ कर रहे थे, व्यापार के लिए नहीं कर रहे थे। व्यापार का साक्ष्य आपको लगभग मिलने लगेगा हड़प्पा काल से मिलने लगेगा। तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर आप इसके आगे देखेंगे तो इस काल में सभी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी नहीं मिलती है। यानी कि जो राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी आपको नवपाषाण काल से नहीं मिलती। प्रश्न बन जाएगा कि राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी हमें नवपाषाण काल से मिलती है, जो कि गलत हो जाएगा। फिर है कि दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन संस्कृति के विकास का साक्ष्य कहाँ से मिल रहा है? नागा अर्जुन कोंडा से मिलता है। तो आप जब दक्षिण भारत में जाएंगे, हाँ, अभी तक तो हम बात कर रहे थे उत्तर भारत की बात कर रहे थे, जो सिंधु नदी के पूर्व में स्थित है। लेकिन वहीं आप जब दक्षिण भारत में जाएंगे तो नवपाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से मिलेंगे? नागा अर्जुन कोंडा से मिलेंगे। साथ ही साथ दक्षिण भारत में देखेंगे कि बेल्लरी, जो कि कहाँ है? कर्नाटक में। वहाँ से भी नवपाषाण कालीन सभ्यता के मुख्य केंद्र हैं। देखिए, अभी तक प्रश्न में ये जो दोनों हैं लाइनें ये नहीं पूछी गई है। आपको ध्यान रखना है ये दोनों काल में कि नवपाषाण कालीन साक्ष्य जो मिले हमें दक्षिण भारत से मिले हैं, इसमें से नागार्जुन कोंडा और कर्नाटक का वेल्लेरी भी शामिल है। बस इतना ध्यान रखना है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। बाकी ये है कि जो पूरा पाषाण कालीन साक्ष्य कहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले, ये तो अपने आप में प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब पूर्वावलोकन उठा कर देखेंगे या बैक ईयर प्रश्न उठाएंगे तो इसमें ये आया है कि कौन कौन चीजें कहाँ कहाँ से मिली हैं। तो मेहरगढ़ से क्या मिला है? कृषि के साक्ष्य। सबसे पहले जौ के साक्ष्य आपको मेहरगढ़ से मिलेंगे। फिर भेड़ और बकरी, मेहरगढ़ में ही मानव बकरी के शौक किया पाया गया था, तो इसके साक्ष्य मिले हैं। फिर चिरांद है। चिरांद कहाँ है? वह बिहार है। यहाँ से क्या मिले हैं? यहाँ हड्डी के औजार मिले हैं, चने, हरे चने मिले हैं, जौ, भैंस और बैल मिले हैं। ये कहाँ से मिले हैं? ये नवपाषाण काल से मिले हैं। अगर यहीं पर लिख देगा कि गाय, तो गाय अपने आप में गलत हो जाएगा, और साथ ही साथ गाय के अवशेष आप देखेंगे तो हड़प्पा काल में भी नहीं मिले हैं। बुर्ज़होम में क्या है? गर्तावास, कुत्ते, मवेशी, बकरी सबके साक्ष्य मिले। ओल्डीवा जो उत्तर प्रदेश में, वहाँ से चावल के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। फिर महागढ़ जो उत्तर प्रदेश में, वहाँ चावल और मवेशी के साक्ष्य मिले हैं। अल्लूरू जो आंध्र प्रदेश में है, वहाँ ज्वार, बाजरा, सुअर, भेड़, बकरी सबके साक्ष्य मिले हैं। मादहा जो है वहाँ पास क्या मिले हैं? गर्त मिले हैं, चूहे के साक्ष्य मिले हैं, और साथ ही साथ आप देखेंगे एक दूसरे के ऊपर स्त्री पुरुष को दफनाया गया हुआ मादहा से मिले हैं। फिर है आदमगढ़ से क्या मिले, जो मध्य प्रदेश का है, वो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। फिर हस्तिनापुर से क्या मिला है, जो उत्तर प्रदेश का है, वो कांच की चूड़ियाँ मिली हैं।
कांच की चूड़ियाँ हस्तिनापुर से मिली हैं। हाँ, फिर आप देखेंगे चूहे फिर और इसके बाद फिर आप हड़प्पा में देखेंगे और क्या है, फिर गुफ़ार करनाल जो कश्मीर में, वहाँ से हड्डी के सुई मिली है, गेहूँ और दलहन मिला है। ये सब इम्पोर्टेंट है, यही सब प्रश्न पूछे कौन कहाँ से क्या-क्या प्राप्त हुआ है। अब आ रहा है हमारा एक नया टॉपिक जिसका नाम है ताम्र पाषाण काल सांस्कृतिक है। इसको मैं थोड़ा और हाइलाइट कर देता हूँ अच्छे से। यहाँ रेड कलर मुझे कर देना चाहिए था, इससे और ज़्यादा विजुअल हो जाता। सही ना? हुँ। ताम्र का ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के बारे में हम देखने जा रहे हैं। अब इसमें हम फिर येलो करते हैं, मार्क का साइज़ छोटा करते हैं। हाँ, सही है। तो इसमें आप देखेंगे कि नवपाषाण युग का अंत होते-होते धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया था। सर्वप्रथम धातु के रूप में मानव ने तांबा का प्रयोग किया था। क्या बोल रहे हैं? नवपाषाण युग के काल के खत्म होते-होते। हाँ, हालाँकि हमें पढ़ना चाहिए था हड़प्पा, लेकिन हड़प्पा से पहले हम पढ़ते हैं ताम्रपाषाण काल देखते हैं, क्योंकि यहाँ तांबे का उपयोग सर्वप्रथम हुआ था। तो मानव ने कौन से धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? तांबे का किया था, बस इतना ध्यान रखना है। फिर उसके बाद देखेंगे कि जिन संस्कृतियों का उद्भव पत्थर तथा तांबे के उपकरण का साथ-साथ प्रयोग करने के कारण हुआ, उन्हें ताम्रपाषाणकालीन या कैल्कोलिथिक संस्कृति कहते हैं। चलिए उसके आगे देखते हैं कि देखा जाए कि तकनीकी दृष्टि से धातुओं का प्रयोग के आधार ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति से पहले आती है, किंतु कालक्रम के अनुसार हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति को पहले रखते हैं। यानी कि कालक्रम के अनुसार देखा जाए तो हड़प्पा की जो कांस्य युगीन सभ्यता थी उसको हम पहले रखते हैं, लेकिन तकनीकी दृष्टि से देखा जाए तो तांबा जो है सबसे पहले यूज हुआ था। देखिए, ताश तकनीक, ताश तांबा सबसे पहले यूज हुआ। कांस्य युगीन हड़प्पा सभ्यता उसके बाद आई, बस ऐसे याद रखिएगा। अब है ताम्र प्राचीन संस्कृति कैसी थी? कृषि सांस्कृतिक थी। ये गलती से टिक मत कर दीजिएगा कि जो ताम्र प्राचीन संस्कृति थी वो नगरीय सभ्यता थी, नहीं, वो एक कृषक सभ्यता थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें लाइन है। उसके बाद देखेंगे कि भारत में ताम्र प्रासारिक संस्कृति में देखेंगे दक्षिण पूर्व में राजस्थान मिलेगा, मालवा, महाराष्ट्र। दक्षिण पूर्व में देखेंगे भारत तथा ऊपरी गंगा और गंगा दोआब के क्षेत्र आ जाते हैं। ताम्र प्राचीन संस्कृति में ये आ जाते हैं। उसके बाद देखेंगे राजस्थान में दो पुरा स्थल प्राप्त हुए हैं, आहार और गिलिंद। ये पूरा स्थल बनास घाटी के सूखे अंचलों से प्राप्त होता है। फिर उसके बाद देखेंगे कि ताम्रपाषाण युग के लोग मुख्यतः कहते थे पक्की हुई ईंट से परिचित नहीं थे। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछ लेगा क्योंकि पक्की हुई ईंट से परिचय में कौन देखेंगे? हड़प्पा के लोग मिलेंगे जो आपको पक्की ईंटों से परिचित थे, लेकिन ताम्रपाषाणी के लोग जो थे वो पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे, किंतु एक जगह प्राप्त हुआ था जो गिलुंद देखेंगे, जो कि आपका राजस्थान का शहर गिलुंद से पकी हुई सी ईंट के अवशेष प्राप्त होंगे। प्रश्न ऐसा बनेगा यूपीएससी में कि ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता से किसी भी स्थल से हमें पकी हुई ईंट के साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं। दूसरा ऑप्शन बनाएगा हड़प्पा कालीन सभ्यता से हमें पकी हुई ईंट के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सिर्फ दूसरा वाला सही हो जाएगा, क्योंकि एक दो जगह से आप देखें, जैसे गिलुंद जैसी जगह से आप देखेंगे कि ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता में पकी हुई ईंट के अवशेष प्राप्त हुए हैं। फिर आएगा कि मालवा संस्कृति के अंतर्गत आप देखेंगे तो कयास्थ, नौदा टोली, नागदा और एरण की खुदाई हुई है। इनकी विशेषता है मालवा मृदभांड। क्या है इनकी विशेषता? मालवा मृदभांड है, जिनको आप देखेंगे कि ताम्रपाषाणकालीन
जिनको आप देखेंगे ताम पाषाण कालीन मृदभांड के उत्कृष्ट माना जाता है। यानी मालवा संस्कृति को किस लिए जाना जाता है? अपने मृदभांड। ये प्रश्न सीधा आ चुका है अब तक, पहले भी आ चुका है कि मालवा संस्कृति को जाना जाता है किसके लिए? अपने मृदभांड के लिए जाना जाता है। सीधा प्रश्न आएगा कि मालवा संस्कृति को किस लिए जाना जाता है? जाना जाता है अपने मृदभांड के लिए जाना जाता है। बस ये प्रश्न आया है, पहले भी आया है, अभी फ्यूचर में भी आ सकता है। अब है कि मालवा संस्कृति के एक अन्य स्थल नौदा टोली से कृषि के कृषि के क्या है? फलों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये मालवा संस्कृति में देखेंगे तो एक स्थल है नौदा टोली, वहां से क्या हुआ? वहां से फसलों के साक्ष्य भी मिले हैं। उसके बाद है महाराष्ट्र से प्राप्त स्थल जोरवे, निवासा, तैमाबाद, चंदोली यानी पुणे, सोनगांव, इनाम गांव और नासिक इत्यादि सभी स्थल जो है जोरवे संस्कृति से संबंधित है। पूछेगा जोरवे संस्कृति से कौन कौन से स्थल संबंधित हैं? तो उसमें आएगा निवासा, दैमाबाद, जोरवे, चंदौली, सोनगढ़, इनाम गांव और नासिक। ये सब जोरवे संस्कृति से संबंधित हैं। और यह हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं? यह हम ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। अब पूछेगा फिर, यद्यपि जोरवे संस्कृति कैसी थी? ग्रामीण थी, किंतु कुछ बस्तियां इसके जैसे दैमाबाद, इनाम गांव नगरी सब में आ गई थी। मतलब कि पूछेगा जोरवे संस्कृति पूर्णतः कहती कैसी थी कि पूर्णतः वो नगरी सभ्यता थी, जो गलत हो जाएगा। जोरवे संस्कृति कैसी थी? वो ग्रामीण कालीन संस्कृति थी, लेकिन उसे कुछ स्थल जैसे दैमाबाद और इनाम गांव क्या थे? या नगरी सभ्यता में आ गए थे। अब दक्षिण भारत से प्राप्त पुरा स्थलों में ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, पुतनूर, संगनकल्लू, मास्की, नागा अर्जुन तथा पयामपल्ली आदि जो है प्राप्त हुए हैं। दक्षिण के रूप में ये प्राप्त हुए हैं। उसके बाद इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि गेरू मृदभान संस्कृति जो है ऊपरी गंगा के मैदान यमुना गंगा से प्राप्त हुए हैं। उस समय गेहूं और चावल के अतिरिक्त बाजरे और इसकी खेती हुआ करती थी। हाँ, तो उस समय गेहूं और चावल के अतिरिक्त बाजरे एवं मसूर और उड़द के मूंग इत्यादि प्राप्त हुई हैं। कहने का मतलब यह है कि पूर्वी भारत में बिहार के चिरान तथा बर्धमान जिले में पांडु, राजव, ढीवी और वीरभूमि जिले से महिषादल जैसे ताम्रपाषाण कालिक स्थल प्राप्त हुए हैं। ऊपरी गंगा घाटी में गंगा यमुना की सांस्कृतिक परंपरा की शुरुआत संभवतः गेरू मृतभांड जो गेरू मृतभांड होता है उससे प्राप्त हुई है। उस समय गेहूं और चावल के अतिरिक्त बाजरे एवं मसूर की दाल होती है ना, उड़द इत्यादि की भी खेती होती थी। अब उसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं ताम्रपाषाण कालीन स्थल से प्राप्त मिट्टियों को ऐसे होते थे स्त्री मूर्ति का पता चला। यानी कि जो ताम्रपाषाण कालिक थे उससे जो मिट्टी से स्त्री की मूर्ति भी बनाई गई थी। इसे मातृ देवी की पूजा की एक प्रचलन स्टार्ट होता है कि एक जो देवी की पूजा का प्रचलन आप देखेंगे ताम्रपाषाण कालीन से हो जाता है। और इसका सर्वोच्च रूप आप देखेंगे हड़प्पा काल में भी होता है। अब उसके आगे देखेंगे उस समय प्राप्त मिट्टियों को वृषभ मूर्ति यह सूचित करती है कि वृषभ यानी सांड धार्मिक पंथ का प्रतीक हो गया था। यानी कि ताम्रपाषाण काल में जो आप वृषभ की मूर्ति देखेंगे उससे पता चलता है कि यहाँ से धार्मिक काल प्रारंभ हो रहा है। बस्ती के ढांचे और सौ सांस्कृतिक विधि से तत्कालीन समाज में व्याप्त असमानताओं का पता चलता है। क्योंकि चित्रित मृदभांड का उपयोग भी साक्ष्य ताम्रपाषाण काल से होता है। ये लोग पशुपालन मांस प्राप्ति के लिए करते थे। ये लोग पशुपालन किस लिए करते थे? क्योंकि पशुपालन से खेती नहीं करते थे, दूध नहीं निकालते थे, पशुपालन से ये मांस प्राप्त करते थे। दूध निकालने का उपयोग प्रचलन में नहीं था। ताम्रपाषाण कालीन में पशुपालन से दूध नहीं प्राप्त होता था, वो केवल मांस के लिए उसको रखते थे। अब उत्कृष्ट कोटि के औजार न बना पाने के कारण व्यापक रूप से कृषि कार्य न हो सका और सांस्कृतिक धीरे धीरे उदार बनती मतलब समाप्त होती चली गई। सॉरी।
इसके बाद है महापाषाणकालीन संस्कृति। इसको महापाषाणकालीन संस्कृति को समाप्त करने के बाद हम वीडियो को रोकेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे हड़प्पा संस्कृति में आ जाएंगे। सिर्फ यही एक जो पैरा है इसको देखना है, इसके बाद हम इसको समाप्त करेंगे क्योंकि 1 घंटे लगभग हो रहे हैं। नवपाषाण काल की समाप्ति के पश्चात दक्षिण भारत में महापाषाण सांस्कृतिक यानी मेगालिथिक कल्चर का उदय हुआ। इसमें लोग अपने मृतकों को के अवशेष को सुरक्षित रखने के लिए बड़े-बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल के विभिन्न पुरास्थलों में से इस प्रकार के समाधियां मिली हैं। आकार के आधार पर इन्हें डायलैंड तथा संगोल इत्यादि नाम से भी जाना जाता है। सिर्फ इतना प्रश्न पूछेगा कि डालमेन जो है, ये जो माँ है ये या नहीं, ये ध्यान रखिएगा, मैं इसको सही कर दूं। ये लिखा है अधला मेन। ये डालमेन तथा संगोल क्या है, ये जो आपको पत्थर के रूप में मिलेंगी समाधियों का मतलब पत्थरों का जो आकार जो समाधि के लिए उपयोग करते थे वो मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कल हम क्या देखेंगे, कल हम देखेंगे हड़प्पा संस्कृति के बारे में। मैंने आपको क्या क्या रिवीजन करा दिया एक बार फिर कर लेते हैं। मैंने आपका रिवीजन करा दिया है पूरा। मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैंने आपको रिवीजन क्या कराया है, ऐतिहासिक काल का जो जो विभाजन खंड था उसको बता दिया है। ठीक है, कौन कौन लेखक थे, कैसे कैसे स्रोत हमें, पुरातात्विक स्रोत कैसे क्या है, साहित्यिक स्रोत है उनके बारे में बता दिया है। फिर किसकी किसकी क्या रचना थी वो देख लिया है। यूनानों ने क्या लिखा उसके बारे में देख लिया है। फिर विभिन्न विभिन्न कालखंडों के बारे में हमने लिख दिया है। फिर कौन कौन से अवशेष कालखंड का विभाजन वो देख लिए हैं। फिर इसके बाद पूरा पाषाण काल देख लिया है, मध्य पाषाण काल देख लिया है पूरा। फिर नवपाषाण काल के बारे में क्या क्या विशेषता थी, कहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ इसको देख लिया हूँ। फिर पाषाण कालीन सभ्यता पूरी कंप्लीट कर ली है। अब मुझे क्या देखना है, कल के वीडियो में हड़प्पा से देखना है। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। और बाकी मैंने जो बहुत तेज़ी से इसको कंप्लीट किया है, बाकी आप वीडियो रोक के या धीमे कर करके उसको एक एक लाइन पढ़िए और खुद से अपने से शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।